हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। तो मौर्य राजवंश की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ अगर मुझे इसको लिखना हो तो चंद्रगुप्त मौर्य को मैं सीएम से लिखूंगी, क्योंकि एक आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड, इस तरह से ये जो चंद्रगुप्त आते हैं ये गुप्त वंश के शासक हैं, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मौर्य साम्राज्य के शासक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मौर्य राजवंश की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो सीएम याद कर लीजिए। ठीक है, ये काफ़ी महान सम्राट हुआ करते थे। इनका जो शासनकाल था, मतलब इस टाइम पे जो भारत का जो स्थिति देखी जाए कि जो शासन था मौर्यों का, ये लगभग ब्रिटिश साम्राज्य के शासन से भी इसका विस्तार जो था उससे भी बड़ा था। ठीक है, तो ये काफ़ी वृहद तौर पे भारत पे ये लोग राज करते थे। इस टाइम पे मौर्य साम्राज्य था वो अपने चरम सीमा पे था। इसके साथ ही इसकी जो सीमा है ये ईरान से भी मिलती थी। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी वास्ट इसका एक्सपेंशन था। पूरी इंडिया को कवर करने के बाद यहाँ पे ईरान तक में की बॉर्डर तक को ये टच किया करता था। तो ये पूरा इंडिया का साम्राज्य हुआ करता था। मतलब यहाँ पे बीच में जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी नेशंस आते थे मिडल ईस्ट के, वो सभी भी इंडिया का पार्ट हुआ करते थे और काफ़ी यूनाइट करके रखा हुआ था। मतलब इन्होंने राजनीतिक रूप से काफ़ी एक बंद कर दिया था इंडिया को। ठीक है, तो और ये सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम था, अब तक जितने भी शासन हुए थे उसमें पहली बार था कि इंडिया जो है वो इतना यूनाइट है और इसकी सीमा जो है वो इतनी वृहद रूप से फैली हुई है। इसके साथ ही एक किताब है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इससे चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना जाता है और इसमें चंद्रगुप्त से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर चंद्रगुप्त यानी कि सीएम, यहाँ पे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, इनके बारे में काफ़ी फैक्ट्स बताए गए हैं। इनके पिता का नाम नंदराज बताया गया है। इसके साथ ही इनको वृषल या फिर कुलहीन कहा गया है। ठीक है, वृषल या फिर कुलहीन कहा गया है। ठीक है, माना जाता है कि जो राजा बनते थे वो लोग क्षत्रिय हुआ करते थे, पर ये क्षत्रिय नहीं थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेलेक्ट किया था चाणक्य ने। इनका कुल नहीं देखा था उस टाइम पे, इनको बस राजा बना देता है, क्योंकि उसकी जो दुश्मनी होती है वो धनानंद के साथ होती है। ठीक है, तो नंद वंश को समाप्त करने के लिए इनको राजा बना दिया जाता है। इनका कोई कुल नहीं होता, ये राजाओं के घर से नहीं आते हैं, इसीलिए इनको वृषल या फिर कुलहीन बोला जाता है। इसके साथ ही मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त भी कुछ रचनाएं हैं जिसमें इनका उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। इसके साथ ही अभिसारिका बंधितक या फिर अभिसारिका वंचितक। ठीक है, तो अभिसारिका बंधितक आप लोग याद कर सकते हैं इसमें, और देवी चंद्रगुप्तम में इनके बारे में जो उल्लेख है वो सभी मिलता है। ठीक है, ये भी दो रचनाएं हैं, तो ये तीन रचनाएं हो गई, एक मुद्रा राक्षस, एक देवी चंद्रगुप्तम और तीसरा है अभिसारिका बंधितक। ठीक है, ये सभी जो हैं इनके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। कुछ और भी ऐसे ही विवरण मिलते हैं इनके, जैसे कि क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है वृहत कथा मंजरी। ठीक है, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, और कथा सरित सागर ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। ठीक है, तो माना जाता है कि ये शूद्र थे उत्पत्ति से, इनकी उत्पत्ति जो है शूद्र के कुल में हुई थी। यहाँ पे ऐसा चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? वृहत कथा मंजरी जो कि क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, कथा सरित सागर जो कि सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो सरित सोम इस तरह से याद कर लीजिए, कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त जो थे ये राजकुल से संबंधित थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे डेटा जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो बता नहीं सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये एक्चुअली शूद्र थे या नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, ये पता चलता है। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें माना गया है कि ये राजकुल से संबंधित थे, तथा मौर्य नगर में इनका जो जन्म था ये मौर्य नगर में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में भी चंद्रगुप्त के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, तो परिशिष्ट पर्वन किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद्र के द्वारा। इसके बाद एक अनदर नाम आता है विलियम जोन्स का। ये विद्वान थे और इन्होंने सेंड्रोकोटस
तो यहाँ पे एक शब्द मिलता है, हिस्ट्री में कई बार अभिलेखों में सेंड्रोकोटस शब्द मिलता था। इन्होंने पहचान की थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही दर्शाता है, ठीक है। तो ये वर्ड सेंड्रोकोटस जो है ये ग्रीक के द्वारा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और एरियन और प्लूटार्क ने, ठीक है, ये अनदर दो लोग हैं, एरियन और प्लूटार्क, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ये दोनों ही नाम जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना है, तो सेंड्रोकोटस माना गया है चंद्रगुप्त मौर्य को ही। और इन्होंने सिकंदर के मतलब एक विवरण दिया है जिसमें सिकंदर के बारे में भी चर्चा है और सेंड्रोकोटस के बारे में भी चर्चा है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये कौटिल्य हैं, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र लिखी है इन किताब इन्होंने, कौटिल्य इनका नाम है, साथ ही विष्णु को गुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य के नाम से फेमस है, ठीक है। पुराणों में इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है, ठीक है। शासन के सिद्धांतों की किताब जो है ये अर्थशास्त्र जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी अर्थशास्त्र जो है वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पे नाम जो है ये अर्थशास्त्र जैसा दिख रहा है तो इकोनॉमिक्स जैसा लग रहा होगा, बट ये इकोनॉमिक्स जैसा नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक किताब है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत जो है ये सातों चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, इन सभी की व्याख्या मिलती है। अभी ये सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र, ये सभी जो हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं, ठीक है। तो किसी के भी राज्य को अगर महान बनना है तो उसके पास एक अच्छा राजा होना चाहिए, राजा को सलाह देने वाला अच्छा अमात्य होना चाहिए, अच्छा जनपद होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, किला होना चाहिए, कोष होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, दंड देना चाहिए, मतलब अगर कोई एक नियम कानून जो होते हैं शासन के वो अच्छे से होने चाहिए, साथ ही मित्र होने चाहिए, ठीक। तो ये सभी व्याख्या जो है राज्य का सप्तांग ये कौटिल्य के द्वारा ही दी गई थी। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये काफ़ी ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसको राजनैतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा की गई है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा की गई है। इसकी जो तुलना है ये मैकियावेली के द्वारा लिखी गई किताब है प्रिंस, इससे की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर की जाए तो इन्होंने दक्षिण भारत में भी विजय स्थापित किया था, ठीक है। जैन और तमिल साक्ष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि की जाती है। तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो दक्षिण में भी फैला हुआ था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के जो प्रदेश थे उन पे सभी पे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। रुद्रदमन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ का प्रमाण मिल रहा है, इसके साथ ही पश्चिमी भारत का भी जो इनका उल्लेख है वो मिलता है कि अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत पे भी इन्होंने अधिकार किया था। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, ठीक है। तो यहाँ पे सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र वाला एरिया और अवंती यानी कि मालवा वाला एरिया जो है ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत ही आता था। इनकी मृत्यु के पश्चात जो इनका साम्राज्य था वो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर, ठीक है, तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप चारों ही तरफ इनका साम्राज्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, हिंदू कुश से बंगाल की खाड़ी और हिमालय से मैसूर तक। 150 AD में, अभी ये AD की बात हो रही है, ईस्वी में 150 ईस्वी में रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंचाई के बांध का इन्होंने व्यवस्था करवाई थी, किसने व्यवस्था करवाई थी? पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल हुआ करता था, ठीक है। ऐसा रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से, शिलालेख से पता चलता है, ठीक है, रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से। इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक हुआ करते थे। तो सिकंदर का जो साम्राज्य था वो जितना फैला हुआ था उसका जो पूर्वी भाग था इसके शासक हुआ करते थे सेल्यूकस,
ठीक है। तो जब सिकंदर रिटर्न बैक करता है इंडिया वाले रीजन से, यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन से, नॉर्दर्न इंडिया से जब रिटर्न बैक करता है तो उस टाइम पे ये अपना एक व्यक्ति जो है यहाँ पे छोड़ जाता है जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो इनको भी हरा देता है और 305 ईस्वी में इनको परास्त कर देता है। किसको? सेल्यूकस को। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखों में या लेखकों के द्वारा अमित्रोकेडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमित्रोकेडीज, इसका अर्थ होता है अमित्रघात, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था, अमित्रोकेडीज जो है ये बिंदुसार को कहा जाता है। जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन नाम से पुकारा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की जो माता थी इनका नाम दुर्धरा था और दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो उसको दबाने के लिए ये अपने पुत्र अशोक को भेजते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम अशोक का जो चर्चा है वो हमें देखने को मिलता है कि बिंदुसार जो थे वो अशोक पे एक तरह का ट्रस्ट करते थे और अशोक भी जो थे वो उस टाइम पे एक प्रतापी राजा हुआ करते थे और जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो ये अपने पुत्र अशोक को भेजते हैं। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिंदुसार से रिलेटेड वो हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रैबो के अनुसार, एक व्यक्ति हैं स्ट्रैबो इतिहासकार, इनके अनुसार बिंदुसार के समय मिस्र के जो राजा थे उनका नाम था एंडियोकस। ठीक है, एंड्रियोकस ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को एज अ राजदूत या फिर एम्बेसडर भेजा था बिंदुसार के शासन में। ठीक है, तो एंडियोकस जो थे ये मिस्र के राजा थे, इनके राजदूत थे जिनका नाम था डाइमेकस। इसको इन्होंने बिंदुसार के पास भेजा था। इसके साथ ही एक और व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं प्लिनी। इनके अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। ठीक है, तो मिस्र के दूसरे राजा हैं टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इन्होंने डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। तो दो राजदूत के नाम हमें पता चले हैं, एक है डाइमेकस, किसके द्वारा भेजा गया है? एंटियोकस के द्वारा। दूसरे हैं डायनोसिस, किसके द्वारा भेजा गया है? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ठीक है, तो इन्होंने 3 वस्तुएं मंगाई थी। इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं हम लोग। ये 3 वस्तुएं हैं, मीठा मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। ठीक है, तो यहाँ पे दार्शनिक को छोड़ के, एक फिलोसोफर को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें जो है, बाकी सभी जो इनकी मांगे थी वो पूरी कर दी गई थी। ठीक है, जब बिंदुसार का समय था, शासनकाल था, उस समय जो अशोक थे वो अवंती के उपराजा हुआ करते थे, एक तरह का वाइसरॉय हुआ करते थे, गवर्नर भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे इसको। तो उस समय ये अवंती पे राज्य कर रहे थे। उज्जैनी जो था, मालवा वाला रीजन, वहाँ पे इनका शासन था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में अशोक के संपूर्ण भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे असम और सुदूर दक्षिण मतलब जो सदर्न पॉइंट है, यहाँ पे इनका शासन नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अशोक के बारे में कुछ चर्चा देखेंगे। ठीक है, तो अशोक जो थे वो 272 AD में इसके लगभग मगध का राजा बनते हैं और इसके लगभग 4 वर्ष के बाद इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, उनके अभिलेखों में ज़्यादातर इनको देवनमपिय नाम से जाना जाता है या फिर देवनमपियदसी के नाम से इनको जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या फिर देखने में अति सुंदर। इस तरह की चीज़ें जो है ये अशोक के द्वारा कहा जाता है। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा गया है और दशरथ भी अशोक की तरह देवनमपिय की उपाधि धारण करता है। अभी ये दशरथ कौन है ये हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, यहाँ पे ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं अभी। बस ये देखिए कि पुराणों में अशोक वर्धन नाम से इनको बोला गया है। सिंगली अनुश्रुतियों 2 अनुश्रुति हैं, सिंघली, दीपवंश और महावंश। इनके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति होती है। ठीक है, तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये पाटलिपुत्र में होती है। किसके समय में होती है? अशोक के समय में होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मोगलीपुत्र तिस्स करते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे दीपवंश और महावंश जो है इसके अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध
नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तो बौद्ध की जो शिक्षा है वो अशोक ने ली थी, किसके द्वारा ली थी? निग्रोध के द्वारा ली थी। किस वर्ष ली थी? तो अपने शासन के चौथे वर्ष ली थी। ठीक है, ऐसा किस में कहा गया है? ऐसा दीपवंश और महावंश में कहा गया है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उपगुप्त का नाम आता है दिव्यावदान के अनुसार, और दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोध का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे मौर्य शासकों की बात की जाए तो इसमें अशोक और इनका जो पौत्र था ये दशरथ, अभी यहाँ पे दशरथ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो दशरथ थे यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया था, यही हैं। ये भी देवनम प्रिय की उपाधि लेते हैं और अशोक के ही नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी बौद्ध धर्म को माना था और उसका संरक्षण भी किया था। अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख आता है। ठीक है, रजुक जो हैं ये आधुनिक जो मॉडर्न टाइम में जिलाधिकारी होते हैं इस जैसे ही एक पोस्ट हुआ करता था, जो कि राजस्व तथा न्याय दोनों ही क्षेत्र का अधिकार जो था वो इनको प्राप्त था। ठीक है, तो रजुक जो थे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे उस टाइम के। दूसरा नाम आता है अग्रोनोमोई का। ठीक है, ये जो थे, ये जो व्यक्ति हुआ करते थे, इनके पास भी कुछ अधिकार हुआ करता था। जैसे कि ये लोग किस तरह से हुआ करते थे, ये भी एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, बट ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रोड का, सड़क निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन, सिंचाई की व्यवस्था, ये सभी जो है ये इनके अंडर में आती थी। ठीक है, तो इसको अक्सर क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि सड़क निर्माण से रिलेटेड कौन सा मंत्री हुआ करता था, तो एग्रोनोमोई हुआ करता था। ठीक है, और जो रूल्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। मौर्यन एम्पायर जो था वो काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उसका माना जाता है, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन से व्यक्ति को कैसी पोस्ट दी जाती है, ये सभी प्रश्न जो हैं ये पूछे जाते हैं। अगर आप लोग घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक नाम दे दिया जाता है, जैसे एग्रोनोमोई कौन थे, या फिर रजुक कौन हुआ करते थे, या फिर कुछ और नाम जैसे कि सार्थवाह कौन हुआ करते थे, ये सभी नाम जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिले या कारवा हुआ करता था, इसका जो मुखिया हुआ करता था इसको सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, ठीक है, ये 8वें अभिलेख शिलालेख से इनका पता चलता है, 8th रॉक एडिक्ट से पता चलता है कि ये बोध गया जाते हैं अपने 10वें वर्ष के बाद राज्याभिषेक के, और 20वें वर्ष के बाद ये रुमनदेई जाते हैं। रुमनदेई अभिलेख से पता चलता है, और वहाँ पे जाते हैं ये और कुछ पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लेजेंड ऑफ अशोक, ठीक है, इंडियन लेजेंड्स ऑफ अशोक नामक किताब लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने धम्म यात्राओं का क्रम बताया है। ठीक है, मतलब किस तरह से, जिस तरह से 4 धाम की यात्रा होती है उसी तरह से बौद्ध धर्म में अशोक के समय में कुछ धम्म यात्रा हुआ करती थी। उनका क्रम कुछ इस प्रकार था कि लुम्बिनी जाते थे ये, उसके बाद कपिलवस्तु से बोधगया, बोधगया से सारनाथ, फिर कुशीनगर और श्रावस्ती। ये जो था धम्म यात्रा का चक्र हुआ करता था। और अशोक ने राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद बोधगया की यात्रा की थी, 20 वर्ष के बाद ये लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिलास्तंभ भी स्थापित करते हैं जिससे ये जानकारी मिलती है। इसके साथ ही क्योंकि लुम्बिनी जो था ये बुद्ध की जन्मभूमि हुआ करता था, तो यहाँ पे भू राजस्व कर जो था उसको भी 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया था। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो टैक्स को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कालसी, गिरनार और मेरठ के जो अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और जो भाषा हुआ करती थी, 3 भाषा यूज़ की जाती है, प्राकृत या फिर ग्रीक भाषा और अरेमाइक। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। पहले इनके अभिलेखों का विभाजन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इतिहास है अशोक के बारे में जो पता चलता है वो इनके अभिलेखों के द्वारा ही पता चलता है, और इन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है इनके अभिलेखों को। एक है शिलालेख जिसको रॉक एडिक्ट कहा जाता है, एक है स्तंभ लेख जिसको पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, और एक है गुहा लेख जिसको केव इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं हम लोग। तो केव्स में भी कुछ ये चीज़ें जो है शिलालेख के तौर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखवा लिया करते थे। शिलालेख की बात की जाए तो यहाँ पे 14 विभिन्न लेखों का समूह मिलता है।
कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी और सोपारा। ये सभी जो हैं यहाँ पे इनके अभिलेख जो हैं वो मिलते हैं। इनके जो अधिकांश अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा में है। ध्यान दीजिएगा, भाषा प्राकृत है, लिपि जो है वो ब्राह्मी है। ठीक है, लिपि ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। सिर्फ 2 अभिलेख जो हैं, जिसका नाम है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी ना होकर के खरोष्टी लिपि है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक अभिलेख मिलता है। ठीक है, तो माना जा सकता है कि इंडिया से बाहर यानी कि तक्षशिला वाले रीजन में, फिर शरेकुना नामक स्थान पे यहाँ पे यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ से इंडिया के बाहर जो चीज़ें हैं वो अरामाइक लिपि में मिल रही हैं या फिर ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में मिलती है। ठीक, तो अरामाइक लिपि का एग्जाम्पल हो जाएगा तक्षशिला। इसके साथ ही यूनानी तथा अरामाइक लिपि में शरेकुना नामक स्थान पे मिलता है। ठीक, और साथ ही सीरियाई भाषा में भी इनका अभिलेख जो है वो मिलता है। इनका जो कार्य है, मतलब जो भी शिलालेख और अभिलेख इन्होंने लिखे हैं, इनको पहली बार डेसिफर यानी कि पहली बार पहचाना गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इन्होंने ही पहचाना था कि कौन सी भाषा लिखी गई है और इस भाषा को मतलब उसको काइंड ऑफ ट्रांसलेट करके बताया था। इसके साथ ही श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में भी इनके संबंधित कुछ अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, कुछ और स्थान हैं, नाम याद कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि पिपरहवा, सोहगोरा और महास्थान। इन जगहों पे भी इनके अभिलेख जो हैं वो मिलते हैं। खरोष्टी लिपि जो है वो लिखने का तरीका होता है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। इसे पढ़ने का जो श्रेय है ये जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसके साथ ही कुछ और मेन जो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, साथ ही कुछ और नाम है जैसे कि मेसन, नोरिस, लेसन, कनिंघम। ठीक है, ये सभी विद्वान जो हैं इसको पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है जेम्स प्रिंसेप का नाम। ठीक है, इसके साथ ही जो अशोक शब्द है ये गुर्जरा के लघु शिलालेख से प्राप्त होता है, जो कि दतिया जिले में, मध्य प्रदेश दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे इसके अशोक का जो नाम है वो अशोक लिखा गया है। वैसे हर जगह पे आपको देवनम प्रिय या देवनम प्रियदर्शी इस तरह से देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे अशोक का नाम जो है वो अशोक लिखा गया है गुर्जरा के लघु शिलालेख से। इसके साथ ही मास्की, नेतुर और उडेगोलम, इसमें भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। ठीक है, तो अशोक शब्द जो है वो इन सभी जगहों पे लिखा गया है। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भाब्रू का जो स्तंभ लेख मिलता है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। फिर अशोक के शिलालेख पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी शिलालेख हैं उसमें संबंधित किस विषय पे ये संबंधित हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अगर प्रथम शिलालेख की बात की जाए तो इसमें पशु बलि निषेध की बात की जाती है। ठीक है, तो उस समय पशुओं की बलि दी जाती थी। जब भी कोई उत्सव होता था तो पशुओं की बलि दी जाती थी। स्पेशली जो है वो मोर की बलि वहाँ पे दी जाती थी, और भी जैसे कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बलि दी जाती थी, और अशोक ने उसको बाद में बंद करवा दिया था जब उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव के मांस मारे जाते थे, बट इस शिलालेख में ऐसा कहा गया कि सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाएंगे। ठीक है, 2 मोर तथा 1 मृग जो है वो मारा जाएगा, जिसमें मृग जो है वो हमेशा नहीं मारा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। बस इतना याद रखें कि प्रथम शिलालेख किससे संबंधित है, पशु बलि निषेध से संबंधित है। पर अगर आपको वहाँ पे उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम देखना है या फिर उस समय के सोसाइटी के बारे में जानना है तो ये सभी चीज़ें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही 5वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष विभिन्न प्रकार के जो प्राणियों का वध किया जाता है इसको वर्जित करने का अभिलेख जो है, मतलब उल्लेख जो है ये मिलता है। इसमें सभी शिलालेखों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है यह है कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक का विजय। ये 13वें शिलालेख में मिलता है, और इस युद्ध से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो उस समय पे बताए गए हैं। यह घटना जो है वो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 261 ईस्वी में होती है, 261 AD में होती है, और ये घटना जो है कलिंग का युद्ध जो है वो असीम पीड़ा देता है अशोक को, और इनके जो एक तरह से हृदय परिवर्तन हो जाता है इसके बाद।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है और 13वां शिलालेख है, इसमें संगम राज्यों के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें से चोल, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत सहित ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका की सूचना भी हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ इंडियन जो राज्य हैं इनके बारे में भी हमें वर्णन मिलता है। चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत और साथ ही ताम्रपर्णी, जिसको श्रीलंका को कहा जाता था। अशोक के जो 13वां शिलालेख है उससे यह भी ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए। पहला नाम है अंतियोक का, जो कि एंटियोकस II नाम से जाना जाता है। सीरिया का शासक था एंटियोक या फिर एंटियोकस II। ठीक है, फिर तुर्मे जो थे ये मिस्र के राजा हुआ करते थे। टॉलमी II फिलाडेल्फस मिस्र के राजा हुआ करते थे। फिर अंतकिनी है जो मैसिडोनिया के शासक हुआ करते थे या फिर मकदूनिया के राजा हुआ करते थे। मग जो है वो साइरन के शासक हुआ करते थे। अलेक्सुंदर जो थे ये अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सभी नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए। ये भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि तुर्मै जो थे वो कहाँ के राजा हुआ करते थे, जो कि मैत्रीपूर्ण संबंध थे जिनके अशोक के साथ। ठीक है, एंटियोक कहाँ के थे, मग कहाँ के थे या फिर अलेक्सुंदर कहाँ के थे। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट शिलालेख मिलता है जहाँ पे सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। इसके साथ ही बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त एक महास्थान अभिलेख मिलता है। इसमें अशोक के समय में आए हुए अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण मिलता है। ठीक है, तो जब भी अकाल आता था तो जो भी राहत कार्य किए जाते थे उसका विवरण सोहगोरा के ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है, जो कि गोरखपुर जिले के पास है। और बांग्लादेश में बोगरा जिले में महास्थान अभिलेख मिलता है, यहाँ से ये प्राप्त होता है। ठीक है, जैन स्रोतों से भी पता चलता है अकाल की पुष्टि होती है। मौर्य काल में न्यायालय जो था वो मुख्यतः 2 प्रकार के हुआ करते थे। ठीक है, तो जो अभी भी यहाँ पे दीवानी या फिर फौजदारी न्यायालय होता है, उसी तरह से अशोक के मौर्य काल में भी धर्म स्थैर्य तथा कंटक शोधन ये दोनों ही एक तरह के न्यायालय हुआ करते थे, जिसमें धर्म स्थैर्य जो थे ये दीवानी न्यायालय की तरह हुआ करता था और कंटक शोधक जो था ये फौजदारी न्यायालय हुआ करता था। ठीक है, इसके साथ ही जब गुप्तचर हुआ करते थे, इनको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है। और 2 प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। एक थे संस्था जो एक ही स्थान पे रहते थे, ठीक है, और गुप्तचर मतलब सूचना दिया करते थे। और दूसरे होते थे संचरा, जो कि कई स्थानों पे भ्रमण किया करते थे और सूचना दिया करते थे। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, संस्था और संचरा। मेगास्थनीज की इंडिका की बात की जाए तो इसमें पाटलिपुत्र के नगर शासन का विवरण मिलता है। ठीक है, तो अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स है मेगास्थनीज की इंडिका। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर जो है इसका प्रशासन जो था ये 30 सदस्यों की समिति के द्वारा किया जाता था। ठीक है, 30 समिति किस तरह होती थी, तो 6 समिति होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो 6 × 5 30, तो इस तरह से 30 सदस्यों की समिति हुआ करती थी। 6 समिति थी, 6 कमिटीज़ थी और हर कमिटी के 5 मेंबर हुआ करते थे। जो इसमें तीसरी समिति है ये जनगणना का हिसाब रखती थी, तो माना जा सकता है यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड भी कार्य किया जाता था। पॉपुलेशन जनगणना से संबंधित कार्य भी किए जाते थे। ठीक, कौन करता था, तीसरी समिति करती थी। जो छठी समिति थी ये बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है, जो टैक्स से संबंधित कार्य था वो छठी समिति के द्वारा किया जाता था। ठीक है, एक माना जा सकता है कि यहाँ पे जो विक्रय कर का मूल्य था वो 1/10 हुआ करता था। इसके साथ ही करों की चोरी बहुत खतरनाक हुआ करती थी और सीधा मृत्यु दंड दे दिया जाता था उस टाइम पे। तो ये इस तरह से यहाँ पे टैक्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे इनके। और जो पदाधिकारी था जो कि टैक्स कलेक्ट करता था इसको एस्टोनोमोई कहा जाता था, एस्टिनोमोई। ठीक है, एस्टिनोमोई द्वारा लिया जाता था टैक्स, और जो भी टैक्स की चोरी करता था उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिका है इसमें हमें साक्ष्य मिलते हैं कि 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, ठीक है, तो फिलोसोफर, फार्मर, उसके बाद पशुपालक हुआ करते थे, कारीगर हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, निरीक्षक हुआ करते थे तथा मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, यही 7 फॉर्मेट था डिवीजन का और समाज को इस तरह से 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था।
यहाँ पे दास प्रथा का उल्लेख जो था, दास प्रथा जो थी ये प्रचलित नहीं हुआ करती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका उल्लेख नहीं मिलता है, किसका नहीं मिलता है, दास प्रथा का, ठीक है। एक और बात पता चलती है कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी जाति में शादी कर सकता था, इसके साथ ही अगर उसका जो फैमिली बिजनेस है उसको छोड़ के ये कोई और पेशा भी ले सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशन को लेकर और साथ ही मैरिज को लेकर, मतलब इंटरकास्ट मैरिज को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। इसके साथ ही स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत जो था ये भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के जो अभिलेख हैं इसमें मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। ये सभी नाम जो हैं वो इस प्रकार से हैं, प्रांत के नाम और उसकी राजधानी दी हुई है। उत्तरापथ यानी कि तक्षशिला, इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। अवंती राठ जो थी ये उज्जैनी इसकी राजधानी हुआ करती थी, मतलब अवंती का उज्जैनी हुआ करता था। कलिंग का तोसली हुआ करता था। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, सदर्न एरिया का सुवर्णगिरी कैपिटल हुआ करती थी। प्राच्य या फिर पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है, पाटलिपुत्र हुआ करता था। ये सभी जो हैं 5 प्रांत हुआ करते थे, अशोक के अभिलेखों में मेंशन है। भाग और बलि जो है ये प्राचीन भारत के राजस्व के स्रोत हुआ करते थे, ठीक है। तो भाग और बलि जो है वो एक तरह का टैक्स हुआ करता था, ठीक है। तो भाग और बलि ये दोनों तरह के टैक्स हैं, दोनों ही टैक्स हैं, जिसमें भाग जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड से लिया जाता है, ठीक है। भूमि से उत्पन्न होने वाले उत्पादन में जो भाग है वो लिया जाता है। जो टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्टर जो होता है उसको समाहर्ता कहा जाता है, ठीक है। तो राजस्व एकत्र करने का जो कार्य करते हैं उसको समाहर्ता कहते हैं। अंतपाल जो है वो सीमा का रक्षक होता है, सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल भी करता है, तो इसको अंतपाल कहा जाता है। और प्रदेष्ठा जो है ये विषय का प्रशासन करता है, ठीक है। तो जो प्रदेश है उसका प्रशासन प्रदेष्ठा के द्वारा किया जाता है। कुछ और भी अधिकारी के नाम दिए गए हैं, जैसे कि वाणिज्य का जो अध्यक्ष था इसको पण्याध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो कार्य किया जाता है वो पण्याध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सुराध्यक्ष या फिर सुनाध्यक्ष जो है ये बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। गणिका अध्यक्ष जो था ये वैश्याओं का निरीक्षण करता था। सीताध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, सीताध्यक्ष जो है वो पूछा जाता है, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। और जो भूमि होती थी उपजाऊ भूमि उसको सीता शब्द से इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। आकाराध्यक्ष जो था ये खानों का अध्यक्ष था, यानी कि माइंस का अध्यक्ष हुआ करता था। क्या कहा जाता था? अकाराध्यक्ष कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, अकाराध्यक्ष कहा जाता है। लक्षणाध्यक्ष जो था ये छापे खाने का अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक। लोहाध्यक्ष नाम से ही पता चल रहा है धातु विभाग का अध्यक्ष था। और जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष यानी कि नेवी से संबंधित कार्य जो है ये नवाध्यक्ष के द्वारा किया जाता था, नाव से संबंधित नवाध्यक्ष, ठीक है। तो इन सभी बातों से आप लोग देख सकते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कितना एक तरह का कितना मॉडर्न या फिर एडवांस तरीके से ये लोग डेवलपमेंट किया करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा जाए तो अगर पति बहुत समय तक विदेशों में रहता है या फिर उसके शरीर में दोष होता है तो पत्नी जो है वो उसका त्याग कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो पत्नी है मतलब महिलाओं का स्थिति जो है वो भी अच्छा देखा गया है यहाँ पे। और अगर पत्नी के संबंध में अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो पति भी जो है वो उसका त्याग कर सकता है। इस तरह की बातें जो है ये भी बताई गई है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो कि शक्ति का प्रतीक है तथा भारत सरकार जो है ये अपना प्रतीक चिन्ह भी है। जो स्तंभ सारनाथ का जो स्तंभ है उसके जो शीर्ष पे सिंह की आकृति बनी है यही हमारा जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है भारत सरकार का। इसके साथ ही यहाँ पे मौर्य युगीन सभी स्तंभ जो है ये चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित किए जाते हैं, बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो सांची का स्तूप जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची का स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ कारीगरी की गई है, ठीक है। सांची कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये भी अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया है। इसका जो आरंभिक काल जो है वो 3री शताब्दी 300 AD मानी जाती है। इस टाइम पे सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण किया जाता है। भरहूत का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची और भरहूत दोनों ही स्तूपों की खोज जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अमरावती में भी एक स्तूप मिलता है। जो अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है और कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है अमरावती का स्तूप। और कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इस स्तूप का पता लगाया गया था।
इसको खोजा गया था। सारनाथ का धमेख स्तूप जो है ये गुप्तकालीन है। ठीक, तो सारनाथ का धमेख स्तूप जो है गुप्तकालीन है, और सारनाथ में इन्होंने एक वो बनवाया था, मतलब स्तंभ बनवाया था। ठीक है, अशोक ने स्तंभ का निर्माण करवाया है, और गुप्त काल के जो शासक थे इन्होंने धमेख स्तूप जो है वो स्थापित करवाया है। ठीक है, ये बिना किसी आधार के समतल भूमि पे बनाया गया है। पाटलिपुत्र के आसपास, बिहार के पटना के आसपास मौर्यकालीन लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भवन बनाए जाते थे ये लकड़ी के बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का मौर्यकालीन जो भी इंफॉर्मेशन जो थी वो हम लोगों ने देख ली है। यहाँ पे आपको करना बस ये है कि घटना चक्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मौर्यकाल से रिलेटेड वो सभी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो जो आपको फॉलो करना है इस टाइम पे वो है घटना चक्र। तो यहाँ पे मौर्यकालीन जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ज़रूर से आंसर करिएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को और उनके पुत्र बिंदुसार को ग्रीक भाषा में किस नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों का ही ग्रीक नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कलिंग युद्ध जो है ये किस समय पे हुआ था, आपको ईयर बताना है कलिंग युद्ध का, और साथ ही कलिंग जो है उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी। ठीक है, तो कैपिटल बताना है, और साथ ही कलिंग का युद्ध बताना है कि कौन से ईयर में हुआ था। ठीक, थर्ड आपको बताना है कौन से शिलालेख में या अभिलेख में अशोक का नाम जो है ये अशोक पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट आपको बताना है कौन से अभिलेख या शिलालेख में ये पता चलता है कि मौर्य काल में जो भी अकाल की स्थिति हुई थी उस समय में जो वितरण किए गए थे या हेल्प की गई थी लोगों की, उसके बारे में, अकाल से संबंधित कार्य के बारे में कौन से शिलालेख या अभिलेख में पता चलता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, और भी प्रश्न जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आप लोगों को एरिया जो है वो मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ के फॉर्म में ये आपको नोट्स जो है ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग देख लीजिए, जब ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिन में, एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, उस टाइम पे आप लोगों को सभी लेक्चर का जो पीडीएफ है वो इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेक्चर के लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। करना आपको ये है कि जो भी लेक्चर आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं इसके बाद आप लोगों को घटना चक्र के क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और साथ ही कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन करना जो है वो मस्ट है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।